जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है मैनिपुलेटर्स के ऊपर, ठीक है, कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं आज हम देखेंगे, ठीक है। C++ मैनिपुलेटर्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट द आउटपुट इन डिफरेंट स्टाइल्स। द मैनिपुलेटर्स आर द मोस्ट कॉमन वे टू कंट्रोल द आउटपुट फॉर्मेटिंग. Manipulators are helping functions that can modify the input-output stream. It does not mean that we change the value of a variable. It only modifies the input-output stream using the insertion and extraction operators. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर, ये हम अगर लेट्स सपोज कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या हम कोई आउटपुट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट या आउटपुट को डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट तरह से प्रिंट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि सपोज आपने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व किया या मैथमेटिकल फंक्शन या इनइक्वालिटी सॉल्व की है, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा ये उसके रिज़ल्ट को चेंज नहीं करेगा, ना ही उसको मॉडिफाई करेगा, ये जस्ट उसको डिस्प्ले करवाने का एक डिफरेंट मेथड है, ठीक है। यानी कि सपोज आप चाहते हैं कि कोई इक्वेशन का रिज़ल्ट है वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स में आए, ठीक है, तो आप मैनिपुलेटर्स की हेल्प से उसको स्पेसिफाइड कॉलम्स में डिफाइन करवा सकते हैं, ठीक है। आप कॉलम की विड्थ को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सपोज आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन सॉल्व करते हैं या कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसमें जो रिज़ल्ट आता है और सपोज वो रियल नंबर आ रहा है, यानी कि वो पॉइंट्स में आ रहा है, इशारिया के बाद कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप उसकी प्रिसीजन भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको कितने पॉइंट्स तक आपने लिमिट करना है, उसकी प्रिसीजन आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से आप नंबर ऑफ कॉलम या कॉलम की विड्थ आप डिफाइन करवा सकते हैं, ठीक है। आप रिजल्ट से पहले अगर कुछ ब्लैंक स्पेसेस एंटर करवाना चाहें या वाइट स्पेसेस एंटर करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पर्पसेस आप परफॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि आपको किस तरह का मैनिपुलेटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से एक और बात यहाँ से देखें, जो हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर जो ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, एंगल ब्रेसेस, इसको इंसर्जन कहते हैं, इंसर्जन, और इसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ये जो मतलब आपका टुवर्ड्स राइट ओपनिंग है एंगल ब्रेसेस, दीज आर नोन एज एक्सट्रैक्शन, और टुवर्ड्स द लेफ्ट ओपनिंग एंगल ब्रेसेस आर नोन एज इंसर्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मैनिपुलेटर्स आर द स्पेशल फंक्शन दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट टू अल्टर द फॉर्मेट पैरामीटर्स ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। यानी कि कोई भी स्ट्रीम है, कोई आउटपुट है या इनपुट है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, उसकी स्ट्रीम को जो है वो आप इनपुट या आउटपुट को जस्ट जो है उस मॉडिफाई करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये उसको चेंज नहीं करता। मैनिपुलेटर्स आर द ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू फॉर्मेट द डाटा डिस्प्ले, ठीक है। तो यानी कि आप डाटा डिस्प्ले को स्पेसिफाइड फॉर्मेट में डिफाइन करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई अगेन रिपीट, ये उसके टाइप को या हम कौन सा डाटा इक्वेशन जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज नहीं करता। टू एक्सेस मैनिपुलेटर्स द फाइल IO manip should be included in the program, ठीक है। जिस तरह से हम मैथमेटिकल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो उसमें हम math.h इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे #include IO manip, ठीक है। #include IO manip, ये लाइब्रेरी अगर हम इंक्लूड करेंगे तो तब हमारा कोई भी जो आगे हम देखेंगे जितनी भी टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर्स है वो काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर्स। तो C++ के अंदर दो टाइप्स के मैनिपुलेटर्स होते हैं। पहला होता है पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स और दूसरा होता है नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स, ठीक है। अब जो पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेट W इंटीजर n है, इट इज़ यूज टू सेट फील्ड विड्थ टू n। सपोज आप कोई भी इक्वेशन का रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं या कोई स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये जब आप सेट W इंटीजर n वहाँ पे लिख देते हैं तो ये डिफाइन करवा देता है कि आप सपोज उसको इतने लेंथ ऑफ कॉलम्स के अंदर या इतने कॉलम्स के अंदर आप रिजल्ट को जो है वो प्रिंट करवा दे रहे हैं। यहाँ पे इंटीजर n का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ कॉलम, कि आप कितने कॉलम में रिजल्ट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। सपोज आप 5 कॉलम में रिजल्ट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे सेट W स्मॉल ब्रेसेस के अंदर 5। इसी तरह से अगर आप 10 कॉलम्स में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे सेट विड्थ इंटीजर n की जगह पर आप 20 लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे सेट विड्थ स्मॉल ब्रेसेस के अंदर n की वो वैल्यू आएगी जितने कॉलम्स के अंदर आप अपने रिजल्ट को या स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। सिमिलरली है सेट प्रिसीजन इंट p
ये द प्रिसीजन इज़ फिक्स्ड टू पी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि सपोज आपने कोई इक्वेशन सॉल्व करवाई और इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो पॉइंट्स में आ रहा है, उसमें कुछ जो है वो रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल इशारिया के बाद भी नंबर्स आ रहे हैं, तो आप इस तरह से जो है वो लिख देंगे, मतलब इक्वेशन का रिजल्ट प्रिंट करवाने से पहले आप उसकी प्रिसीजन डिफाइन करवा देंगे कि सेट प्रिसीजन, और स्मॉल ब्रेसेस के अंदर सपोज आप 5 पॉइंट्स तक या 4 पॉइंट तक या जितने भी पॉइंट तक आप उसकी प्रिसीजन रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे पी की वैल्यू, इंटीजर पी की वैल्यू आप उतनी डिफाइन करवा देंगे। लेट्स सपोज 7 है या 3 है या 2 है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो उतने पॉइंट्स तक आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो सेट फिल है, ठीक है, कि आप जो करैक्टर डिफाइन करवाना चाह रहे हैं उसको कितने पॉइंट्स तक आप फिल करना चाह रहे हैं, तो वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन करवा देंगे। इस तरह से डिफरेंट टाइप की नीचे आपके पास मैनिपुलेटर्स दिए हुए हैं जो जहाँ पे जिनकी यूज़ होगी, हम एग्जांपल्स में इनको यूज़ करेंगे। अब ये इनका डिफरेंट टाइप का साइंटेक्स बना हुआ है कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सेट डब्ल्यू का साइंटेक्स देखें तो इसमें देखें सपोज हमने कोई प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने ए और बी दो इंटीजर लिए हैं जिनको हमने डिफाइन करवाना है, ठीक है। अब सी आउट देखें कि हमने ए को प्रिंट करवाने से पहले सेट विड्थ 10 रख दिया है, कि यानी कि अब आपका जो ए की जो भी वैल्यू है वो 10 कॉलम्स तक आपने महदूद कर दिया है, ठीक है। अब सपोज देखिए आपने ए की वैल्यू कितनी लिखी है 15, यानी कि ये दो आपके पास जो है वो इन आप कह सकते हैं कि करैक्टर हैं, दो करैक्टर्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं 1 और 5, ठीक है। यानी कि दो इंटीजर्स हैं, एक 1 है एक 5 है, तो यानी कि इसका मतलब है आपने यहाँ पे सेट विड्थ में कॉलम टू 10 लिखे हैं, ठीक है, यानी कि 10 कॉलम्स में ये डाटा आना चाहिए। इसका मतलब है लेकिन ऊपर आपने इंटीजर्स जो हैं या जो करैक्टर्स हैं वो तो 2 हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल 10 कॉलम्स में से 2 में डाटा आएगा, बाकी 8 खाली आ जाएंगे, ठीक है। तो ए प्रिंट होने से पहले आपके पास 8 कॉलम खाली आएंगे और बाकी 2 के अंदर डाटा आ जाएगा। इसी तरह से फिर आपने सेट विड्थ 10 रखा है, यानी कि आपने बी को जो है वो डिस्प्ले करवाने से पहले आपने सिमिलरली 10 कॉलम्स बना दिए, लेकिन अब बी का डाटा भी जो है वो 2 इंटीजर्स हैं, इसका मतलब है 8 कॉलम्स आपके पास एम्प्टी आएंगे और उसके बाद जो है वो आप जो है वो बी की वैल्यू आपको प्रिंट होकर नजर आएगी। और एंड पे आपने एंड एल इस्तेमाल किया, ये भी एक मैनिपुलेटर है लेकिन ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, हम आगे देखेंगे नॉन पैरामीटराइज्ड की टाइप में ये आता है, ठीक है। इसी तरह से सेट फिल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे सेट प्रिसीजन और ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास मैनिपुलेटर्स मौजूद हैं जिनको हम आगे एग्जांपल्स में सॉल्व करेंगे कि हमने कैसे कैसे इनको यूज़ करना है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स। अब नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे एंड एल है, ठीक है। इसका काम होता है कि न्यू लाइन जो है, लेट्स सपोज आपने 2 स्टेटमेंट प्रिंट करवाई। पहली स्टेटमेंट थी सी आउट हाउ आर यू डूइंग, और दूसरी उसके फ़ौरन बाद आपने लिखी सी आउट आई एम प्रोग्रामिंग। सपोज ये 2 स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवाई। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो पहली जो स्टेटमेंट थी कि हाउ आर यू डूइंग, उससे एग्जैक्टली उसके फ़ौरन बाद जो है आई एम प्रोग्रामिंग ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, यानी कि उसमें कोई भी आपके पास एम्प्टी स्पेस या आपको पता नहीं चलेगा, 2 आउटपुट एक के फ़ौरन बाद दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज आप पहली स्टेटमेंट के बाद एंड एल लिख देते हैं, उस केस में क्या होगा कि आपकी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट के प्रिंट होने के एग्जैक्ट बाद शुरू होने की बजाय वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आएगी, ठीक है। तो वो आपके पास नेक्स्ट लाइन में आपको नज़र आएगी, ये एंड एल का फ़ायदा होता है। इसी तरह से एंड एस है, ये आपको जो है जैसे ही आप कोई स्ट्रिंग या कोई स्टेटमेंट है प्रिंट करवाते हैं उसके एंड में एक नल करैक्टर ऐड कर देता है जो कि सिमिलरली आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट को जो है वो एक डेफिनेट वे में प्रिंट करवाने में हेल्प करता है। इसी तरह से फ्लश है, WS है और डिफरेंट टाइप के नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स हैं। हम देखेंगे आगे जैसे जैसे हम इनका इस्तेमाल देखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ आती जाएगी कि किस तरह से इनको जो है वो आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब सपोज हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज़फुल है। सपोज मेरे पास मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें हम ये सारे मैनिपुलेटर्स को यूज़ करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोग्राम है इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद इंक्लूड आयो मैनिप, ठीक है, यानी कि मैंने वो लाइब्रेरी इंक्लूड की जिसके साथ मैंने ये सारे मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करने हैं, इंक्लूड और math.h।
सपोज मैं मैथ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, मैथ डॉट एच और यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद इंट मेन। ठीक है, अब सपोज मैं f इज इक्वल टू एम में देखता हूँ, मैं f इज इक्वल टू एम में को सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट प्लॉट के साथ जाता हूँ, f m और a। अब उस तरह से मैं इसको सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू, इस तरह से सी इन, इसको मैं जो है वो इंटर करवा देता हूँ फोर्स को, इसी तरह से सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ मैथ्स, सपोज सी इन एम आ गया। और मैं एक्सेलरेशन डिटरमिन करना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एफ ओवर एम और सी आउट। अब देखें मैं यहाँ पे सपोज सबसे पहले तो है कि मैं देखता हूँ कि मैं किस तरह से अपनी सेट विड्थ की इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अब सपोज मैं करता हूँ सेट विड्थ 10, मैंने विड्थ सेट कर दी और उसके बाद मैं ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। ठीक है, और उसके बाद अब देखें मैंने जब ये स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी 10 कॉलम के अंदर। ठीक है, या सपोज मैं इसको इसके विड्थ इंक्रीज करके मैं 15 कर देता हूँ, मैंने 15 कर दिया। ठीक है, इसकी सेट विड्थ मैंने 15 रख दिया है। अब ये पूरी स्टेटमेंट 15 कैरेक्टर में आनी, यानी कि 15 कॉलम्स में आनी चाहिए। अब जितने में ये वर्ड्स आ जाएंगे बाकी सारी जो है वो एम्प्टी शो होगी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट अपना जो रिजल्ट प्रिंट करवाना है, उसके लिए मैंने सपोज वो रिज़ल्ट जो है वो मैंने कह दिया कि वो 10 कॉलम्स में आना चाहिए और उसके बाद मैं अपना रिज़ल्ट प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट करता हूँ, रिटर्न 0, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव एज मैंने ऑलरेडी किया हुआ है मैनिपुलेटर्स, तो मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ मैनिपुलेटर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल। ठीक है, मैं कंपाइल करता हूँ और यहाँ पर उसने क्या कहा कि कोई एरर आ रहा है। एरर कहाँ पे आ रहा है, कोई लाइन शायद इसको सेव करने में कोई इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल देयर इज सम इशू इन द सेविंग ऑफ द प्रोजेक्ट मैनिपुलेटर्स 1 फॉर एग्जांपल, मैं इसको क्या देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको अगेन कंपाइल करता हूँ, तो स्टिल देयर आर सम इशू विन मेन, देयर इज सम इशू। हाँ, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, बट वेयर इज द इशू, आई हैव टू फाइंड फ्लॉट एफ एम सी इन, दैट इज सी इन ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, set width precision return 0 and that is equal to, everything is fine, but where is the issue? Suppose let me copy and I will go to some new program and I save it. What was the name? Manipulators 2, suppose. Let me check if it goes fine. Still there are some issue in when let's suppose let me remove these equations and let me check if I am still it's working properly, then there will be some other issue. Okay, still there are some issue with that. Include IOStream using name, include IOmanip and include math.h using name space std int. Oh, int main, the spelling of int main are wrong, that's why it was not working well. Okay, मैंने int main के spelling ठीक किए हैं, तो अब ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। ठीक है, अब ये ठीक हो जाएगा। आप देखिए 0 एरर 0 वार्निंग, और अगेन जो है हम यहाँ पर अपना वो सेट विड्थ का फंक्शन जो है वो डिफाइन करवा देते हैं। सपोज मैं इसको 15 के साथ जाता हूँ और
इसको मैं स्पोर्ट्स इससे पहले जो है वो मैं सेट विड्थ 10 कर देता हूँ सपोज। अब देखिए हमने सिर्फ इन मेन के स्पेलिंग गलत लिखे थे, इसलिए प्रोग्राम जो है वो रन ही नहीं हो रहा था, उसमें कोई इशू आ रहा था। तो इस तरह के छोटे छोटे एरर्स जो हैं आप भी जब प्रोग्राम लिखेंगे को आपको भी फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। आप देखें 0 एरर्स 0 वार्निंग। अब हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखें जब मैं इसको रन करता हूँ, फोर्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 12 पुट की, मैथ्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 6.4 पुट की। अब मेरे पास द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब देखें रिजल्ट प्रिंट होने से पहले मेरे पास ये खाली जगह आ रही है, ठीक है, इतने कॉलम। अब देखें मैंने यहाँ से उसकी 10 बिट्स जो है वो लगाई थी सेटिंग कॉलम की तादाद, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो छोटा था, इसलिए बाकी सारी जगह खाली आ गई। लेकिन ये पॉइंट्स तकरीबन 15 के करीब थे, इसलिए यहाँ पे कोई खाली जगह नहीं आ रही। इसलिए सपोज अब मैं इसको 15 की बजाय सपोज 35 करता हूँ और उसके बाद इसको जो है वो कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद अब मैं इसको अगेन जो है वो रन करता हूँ। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये पूछ रहा है फोर्स 12, मैथ इज इक्वल टू सपोज 4.5। आप देखें अब आपके पास एक्सेलरेशन से पहले देखें ये सारी एम्प्टी स्पेस आ रही है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस आ रही है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस का मतलब ये है कि अब आपने इस कॉलम वहाँ पे 35 डिफाइन करवाए थे, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए रिजल्ट तकरीबन 15 16 और 17, रिजल्ट सिर्फ 17 कॉलम के अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने वहाँ पे बिट्स कितनी डिफाइन करवा दी थी 35, इसलिए बाकी सारे कॉलम्स हमारे पास देखें आप ब्लैंक शो हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से सपोज अब मैं यहाँ पे इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। सपोज मैं इसको कर देता हूँ 15 करके चेक करता हूँ, या इसको मैं सपोज 10 कर देता हूँ आप, या सपोज मैं इसको 10 की बजाय 7 करता हूँ, ठीक है। अब आप देखें आपको एम्प्टी स्पेस जो है वो रिजल्ट में कम नज़र आएगी। अब मैं इसको दोबारा से सपोज देखिए रन करता हूँ। जब मैं आपको रन करता हूँ तो ये देखें 23 फॉर एग्जांपल 4.6। आप देखें अब ये स्पेस आपको कम नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स जो है वो अब आपके पास रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल जो है थोड़ा स्पेस ले रहा है, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी स्पेस ज़्यादा आ रही है। सेट विड्थ इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप की, अच्छा ये तो था ना कि आपने सेट प्रिसीजन सेट विड्थ देख लिया। अब हम इसी के अंदर जो है वो सेट प्रिसीजन कर लेते हैं। सपोज हम देखते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो हम प्रिसीजन जो है वो उसके ऊपर लगा देते हैं। सपोज वो 7 पॉइंट्स तक एग्जैक्ट क्लियर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं दूसरा जो है आपके पास यहाँ से दूसरा जो है वो मैनिपुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखें रन मैं करता हूँ, फोर्स की वैल्यू एंटर फॉर एग्जांपल 12 और मैथ जो है वो 8.5। अब देखें ये वही से, क्योंकि हमने अपने सेट प्रिसीजन जो है वो उसके ऊपर 35 ही रखा हुआ है स्टेटमेंट से पहले। और आगे देखें अब आपका जो रिज़ल्ट है उसको हमने 7 पॉइंट्स तक डिफाइन किया, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए टोटल रिज़ल्ट 7 पॉइंट्स तक आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए आपने प्रिसीजन लगा दी कि वो 7 पॉइंट्स तक रिजल्ट आना चाहिए, कि आपका जो रिजल्ट है वो 7 डिजिट तक एक्यूरेट आना चाहिए। तो रिजल्ट देखिए आपके पास एग्जैक्टली 7 डिजिट्स तक एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सपोज आप उसकी एक्यूरेसी बढ़ा के 10 कर दें, सपोज आप यहाँ से 10 चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद दोबारा इसको रन करता हूँ। आप देखें सपोज 34 फोर्स की वैल्यू और मैथ्स की वैल्यू 2.3। आप देखिए मैंने प्रिसीजन 10 की, तो आप देखिए आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपका जो रिजल्ट है वो 10 पॉइंट्स तक जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। यानी कि तो यहाँ से प्रिसीजन भी आप रिजल्ट की सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने 35 बिट्स थी, सपोज मैं इसको चेंज करके 25 करता हूँ। बाकी सारा हम ऐसे रहने देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है। और कंपाइल करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो फोर्स फॉर एग्जांपल 23, मैथ्स जो है वो 4.1। अब देखें अब ये स्पेस आपके पास कम हो गई पहले से, क्योंकि अब हमने प्रिसीजन जो है वो हमने उसकी स्टार्ट की जो सेट विड्थ है कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 25 सेट किए थे, इसलिए अब ये खाली जगह आपके पास कम नज़र आ रही है। लेकिन रिजल्ट स्टिल जो है वो आपके पास 10 पॉइंट्स तक ही आ रहा है, क्योंकि आपने प्रिसीजन 10 पॉइंट सेट किए, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के जो है वो मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करके आप जो अपने रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, या सॉरी मॉडिफाई नहीं, उसको डिफरेंट स्टाइल में जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सपोज हमने जो ऊपर पढ़ा था
हमने जो नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर्स पढ़े थे उनमें से कोई एक देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा हूँ, सी आउट हाउ आर यू डूइंग। सपोज मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाई और उसके फ़ौरन बाद मैंने कहा कि दिस इज़ माई लैपटॉप। सपोज मैंने ये दो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवानी है। अब मैं क्या करता हूँ कि आप देखें, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैंने कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद मैं रन करता हूँ। आप रिजल्ट में देखें दिस इज़ हाउ आर यू डूइंग के फ़ौरन बाद दिस इज़ माई लैपटॉप स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि सेम लाइन के अंदर आपके पास दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होकर आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये डिफरेंट लाइंस में है तो हम क्या करते हैं कि हम पहली लाइन के बाद क्या करते हैं, यहाँ से एंड एल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सपोज मैंने अब देखें नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर एंड एल का इस्तेमाल किया। अब यहाँ से देखें मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं इसको जो है वो रन करता हूँ। आप देखिएगा अब हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, दिस इज़ माई लैपटॉप। देखिए अब ये दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट लाइंस के अंदर प्रिंट होकर आ रही हैं। इसी तरह से आपने सपोज कोई तीसरी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, सी आउट आई एम परफॉर्मिंग प्रोग्रामिंग। सपोज मैंने ये तीसरी स्टेटमेंट भी प्रिंट करवानी है। अब देखें पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन तो जो है वो ये पहली और दूसरी लाइन तो दो डिफरेंट लाइंस में आएगी, लेकिन आप देखें कि दूसरी लाइन के फ़ौरन बाद अब तीसरी लाइन शुरू हो जाएगी क्योंकि वहाँ मैंने कोई एंड एल डिफाइन नहीं करवाया। हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है वो रन करता हूँ। जब मैं रन करता हूँ तो देखें हाउ आर यू डूइंग, दिस इज़ माई लैपटॉप। उसके फ़ौरन बाद आई एम परफॉर्मिंग प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि आपने अब इसके बाद कोई नॉन पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर डिफाइन नहीं करवाया। अब यहाँ पर सपोज मैं उसी तरह से करवा देता हूँ, एंड एल लिख देता हूँ और अब मैं चेक करता हूँ। यहाँ से देखें कंपाइल और कंपाइल करने के बाद रन। आप देखें तीनों आपको डिफरेंट लाइंस के अंदर तीनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होकर नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर भी आप जो है वो अपना सपोज कोई आप कोई भी अपना जो है वो पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो 25 नंबर ऑफ कॉलम्स दे देता हूँ। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ सेट विड्थ जो है इसको सपोज मैं कह देता हूँ कि ये 30 कॉलम्स में आ जाए। और इसी तरह से सपोज नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मेरी थी इसको मैं कहता हूँ कि ये सपोज मेरी सेट विड्थ जो है वो फॉर एग्जांपल 35 कॉलम्स के अंदर आ जाए। मैंने इसको डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स असाइन कर दिए। आप देखें हम देखते हैं कि आपके पास ये डिफरेंट कॉलम्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस भी आपको इंट्रोड्यूस होंगी। अब मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन किया। आप देखें आपके पास ये डिफरेंट आपके पास एम्प्टी स्पेसेस भी आ रही हैं क्योंकि अब आपने अपनी मर्ज़ी से नंबर ऑफ कॉलम्स उनको डिफ़ाइन करवा दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के मैनिपुलेटर्स जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेटर्स आर वेरी यूज़फुल एंड वेरी हेल्पफुल इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स टू कंट्रोल द रिजल्ट्स एंड to display results in your desired formats. ठीक है, that's all about this lecture. Thank you so much.